प्रोग्राम मते मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे चौधरी से टकरा गए ऑर्डिनेंस से पहले चौधरी निसार को नाअहल करने की हुकूमती तैयारी उरूज पर। चौधरी निसार पंजाब असम्बली का हलफ उठाने में नाकाम। हुकूमत ने चक्री के चौधरी को पंजाब के मैदान से बाहर रखने के लिए पूरा जोर लगा दिया। पंजाब हुकूमत चौधरी निसार के खिलाफ कौन सी अदालती पटिशन को बुनियाद बनाकर हलफ रोक सकती है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान जारी जंग मजीद तेज। हुकूमत का काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने पर गौर। सरीना ईसा के सदर पाकिस्तान पर जवाबी इल्जामात। काजी फाइज ईसा के खिलाफ अब किस बुनियाद पर सदारती रेफरेंस फाइल किया जा सकता है, अहम इंकशाफात मद्दे मुकाबिल में। इसके अलावा बात करेंगे रिंग रोड स्कैंडल में मुलव्विस नोवा सिटी ने हुकूमती रिपोर्ट को झूठा करार दे दिया। अवाम को भी गुमराह करने की कोशिश, अवाम से लूटी गई रकम से इश्तहारात दे दिए। और इसके अलावा एक और अहम खबर, मोटरवे के करीब खेतों में लगी आग से खौफनाक हादसा, दर्जनों गाड़ियां टकरा गईं, मुतादिद जख्मी। मोटरवे पुलिस की मुजरिमाना गफलत, जिम्मेदार कौन, इन तमाम अहम इश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले चौधरियों से टकरा गए हैं आमिर मतीन साहब, और ये टकराव कहाँ लेकर जाएगा? ख़ास तौर पे ये जो हलफ की कहानी है, कौन रोक रहा है, क्या कहने वाले हैं चौधरी निसार आने वाले दिनों में, ये सब सवाल है जो खड़े हो गए हैं। भाई चौधरी निसार जो है पाकिस्तान की पिछले 35 साल नहीं बल्कि 83 से कर लें तो ये 38 साल सियासत के अंदर एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। तो एकदम से तो उनको नहीं निकाला जाता। 3 साल से क्योंकि वो ज़रा डॉर्मेंट थे, घर पे बैठे हुए थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीतने के बावजूद जो है वो कोई इतने मुतहरक नहीं थे, तो लोगों को भूल गया। तो एकदम जब भी वो ज़रा सी तहरीक में आते हैं या एक्टिव होते हैं तो थोड़ी चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये अब एक बड़ा स्टेप था उनका कि 3 साल बाद घर में बैठने के बाद उन्होंने फैसला किया कि मैंने हलफ लेना है, और हलफ लेने की वजह समझ आती है। और उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी इशू की कि लोग क्योंकि चहमगोइयाँ कर रहे थे कि ऐसे मौके पे एक्चुअली वो हलफ ले रहे हैं। 2-3 चीज़ें हुई हुई हैं। एक तो ये क्योंकि रहता है कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक्स का ज़माना आया हुआ है, पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनता है, फिर ये पीटीआई वाले कहते हैं जी नून लीग के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक है। तो चौधरी निसार बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट आता है कि ये शायद उन पर शक रहता है कि उनमें कैपेसिटी है कि वो नून लीग के भी काफ़ी सारे लोगों को तोड़ सकते हैं। फिर अगर दरमियानी किसी चीफ मिनिस्टर की कभी गुंजाइश बनी तो वो एक इम्पॉर्टेंट आदमी हैं, और उनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर, मगर चूँकि उनके बेस्ट फ्रेंड शहबाज शरीफ साहब रहे तो इसलिए उन्होंने अपने इसको कभी एम्फोसाइज नहीं किया। मगर अंदर से उनको गिला ज़रूर था कि जब शहबाज शरीफ को बनाया गया 97 की असम्बली के बाद, तो उनको वो भी कैंडिडेट थे मगर वो चुप कर गए कि चलो शहबाज शरीफ को बनाया गया, और एक ज़माने में उनको उम्मीद भी दी गई थी। तो एक तो वो उसकी वजह से है। दूसरा ये अब चूँकि पीटीआई का एक ऑर्डिनेंस जो है वो आ रहा है कि जो लोग जिन्होंने हल्फ नहीं लिया तो उनको फारिग करने के लिए उसका टारगेट इसहाक डार साहब भी हैं। और ये भी इनडायरेक्टली बन जाते थे, तो इसलिए ये उनका हल्फ लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता। तो ये एक्सपेक्टेड था जो आज हुआ कि अब जब वो गए उन्होंने हफ्ता पहले ख़त भी लिख दिया था इलेक्शन कमीशन को भी, स्पीकर को भी। और कानूनी पोजीशन ये है कि पहले क्योंकि पीटीआई के भी 1-2 मेंबर को पैनल ऑफ, पहले स्पीकर होता है, फिर डिप्टी स्पीकर होता है, फिर एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है कि उनमें से अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं कोई ना कोई होता है। जब लेटर लिख दिया जाता है ओथ लेने का पहले प्रेसिडेंट मिसाल मौजूद है। मगर वहाँ पे जो लड़ाई सिर्फ ये पीटीआई की या इवन पीएमएल-क्यू से भी ज़्यादा ये लड़ाई है राजा बिशारत साहब की। कहने को तो वो लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, और कहने को वो पीटीआई की उस पे हैं, मगर वो चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात के चौधरियों के ही नुमाइंदा हैं। वो वैसे ही एक टेक्निकल रीजन की वजह से पीटीआई की सीट पे आए हुए हैं, मगर वो हैं उनके आदमी। उनकी और चौधरी निसार की पिंडी की पॉलिटिक्स के अंदर 83 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, पहली दफ़ा चौधरी निसार साहब जब एक्टिव हुए थे, नए नए आए थे, तो उनको चौधरी निसार के ग्रुप ने डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शंस के अंदर जो है बल्दियाती इलेक्शनों में हरा दिया था। और पिंडी की सियासत में ये दोनों राइवल रहे हुए हैं मुस्लिम लीग के अंदर, और इनकी आपस में बड़ी पुरानी एक हिस्ट्री है। तो वो ये उम्मीद की जाती थी कि वो पहले ही खबर आ गई थी कि ये रुकावट डालेंगे। ठीक है। तो अब वो रुकावट अब पड़ गई, और नज़र ये आ रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा लेट होने से वो ऑर्डिनेंस अभी शायद एप्लीकेबल नहीं हुआ।
तो वो ये है कि उतनी देर तक एप्लीकेबल हो जाए तो उसके बाद ये इनको दोबारा वहाँ पे बल्दिया री इलेक्शन होगा, और री इलेक्शन के अंदर फिर जाहिर है चौधरी निसार के लिए एक इशू आ जाता है, जो कि उन्होंने प्रेस रिलीज में भी कहा है कि मैं अगर अच्छा नहीं लगता कि एक दफ़ा मैं हल्फ ना लूँ और फिर मैं दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो पहली एक जीती हुई सीट है और फिर आप किसी अपने राइवल को देते हैं, कोई और आपके उस पर से एमपीए बन के आ जाता है, तो आपके लिए सियासी तौर पे एक नुकसान भी होता है, तो उनको समझ आती है। तो मेरा ख्याल उन्होंने कानूनी पोजीशन उसका जवाब ये दिया है कि चौधरी निसार साहब ने इलेक्शन कमीशन के अंदर भी पिटीशन दायर कर दी, अदालत में भी गए हैं, तो शायद उनका स्ट्रॉन्ग केस है। मगर इसकी सियासत इसके पीछे ये है कि सवाल सबसे बड़ा ये है कि चौधरी निसार की क्या इसके अंदर पॉलिटिक्स है, कि ये आया वो वाकई सिर्फ ये है कि वो एमपीए के तौर पे आ रहे हैं, या वो एक मुतबादल चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या कोई कंसेंसस कैंडिडेट हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो वो कह रहे हैं प्रेस रिलीज में वही वजह है कि जनाब अपनी वो खाली जगह नहीं छोड़ना चाहते। उसकी वजह यह है कि चौधरी निसार मेरा ख्याल है 3 साल से वो बैठे रहे हैं और हम उनके बड़े नाकिद रहते हैं, मगर वो एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग राजपूत हैं। उनकी एक वो जो है ना वो इस तरह के नहीं है कि जिस तरह पार्टियां इधर चले गए उधर चले गए, कंसिस्टेंटली 83 से लेके आज तक वो एक ही ग्रुप में खड़े हैं। वो इंतज़ार करेंगे अगर उन्होंने स्विच करना हुआ कि ऐसे मौके का कि जब मुस्लिम लीग जो है ना वो टूट रही है और उनका क्लियरली रोल हो कि ये जनाब उसको लीड कर सकेंगे, जो कि अभी फ़िलहाल वहाँ नहीं है। मुस्लिम लीग जो है 3 साल में अभी तक खड़ी हुई है और मरियम ने भी अपनी जगह बनाई हुई है, नवाज शरीफ का भी कैंप मौजूद है। तो उस तरह की जवाल पजीर नहीं है कि एकदम से चौधरी निसार जाएंगे तो वो फौरी तौर पर वो आ जाए, या उनको वो जावेद हाशमी की तरह नहीं करेंगे कि गलत टाइम पे गलत जगह पे ज्वाइन कर लिया और फिर एंड गलत टाइम पे जो है ना वो निकल जाते हैं और इसलिए घर पे बैठे हुए। चौधरी साहब घर पे जरूर बैठे हुए मगर वो इररेलेवेंट नहीं हुए हैं। अगर उन्होंने पीटीआई में या किसी नई पार्टी बनानी होगी तो वो उस वक्त का मेरा ख्याल इंतजार करेंगे जब वो समझेंगे कि ये मौजू टाइम है, अब यहाँ गुंजाइश निकलती है। जल्दबाजी जहाँ 3 साल इंतजार किए वो 5 साल भी इंतजार कर लेंगे बड़ी मूव करने से पहले। तो लेट्स सी क्या होता है। ठीक है क्लास साहब, जैसे आमिर मतीन साहब कह रहे हैं कि चौधरी निसार जो कह रहे हैं प्रेस रिलीज में उसको एज इट इज़ बिलीव कर लेना चाहिए, लेकिन एक तरफ वो वजाहतें भी दे रहे होते हैं कि मैं किसी खेल का हिस्सा नहीं हूँ। किस खेल का हिस्सा नहीं है? आमिर साहब ने एक लफ्ज़ यूज़ किया डोरमेंट, बड़ा अहम लफ्ज़ है वो। इन्होंने कहा है कि पिछले 3 साल जो है ना जो ठीक कह रहे हैं डोरमेंट रहे हैं, मीन्स के जैसे है जहाँ है कि बुनियाद पे घर बैठ गए। मेरी इतला ये है, बड़ी कंफर्म बता रहा हूँ कि अगले वो 2 साल भी डोरमेंट ही रहेंगे। अच्छा, जो इन्होंने लफ्ज़ किए सो 5 साल ये चौधरी साहब के ना डोरमेंट के हैं। अच्छा, इन्होंने एक और बड़ी बात की है कि अगर या कल को टूटने लगी पीएमएल नवाज या कुछ इसमें क्रैक्स वगैरह हुए तो अगर उन्हें लगा, मेरा ख्याल है वो इंतज़ार करेंगे फिर के शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के दरमियान इस लेवल की वहाँ पे उनके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट है कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो खुद फैसले लेने की पोजीशन में आए। ठीक है, तो उनके साथ शायद इनकी बातचीत हो सकती है, चल सकती है। अब इनके पास ऑप्शन क्या है चौधरी साहब के पास, जो पहले भी अगेन बात हम कर चुके हैं, एक दफ़ा फिर एक उसको रिपीट करने में मौके पे हम इसको कर सकते हैं कि इनकी मेजर आमिर साहब जो हैं हम सब जानते हैं यहाँ पे मिडनाइट जकाल जो आया था ऑपरेशन यहाँ पे आया था भुट्टो साहबा की हुकूमत के हवाले से, वन ऑफ द मेजर करेक्टर्स है। उनके घर पर इमरान खान साहब की और इन चौधरी निसार अली खान साहब के इलेक्शन से पहले मुलाकात हुई थी। अच्छा, बिल्कुल 2018 के इलेक्शन से पहले। उसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने चौधरी निसार अली खान साहब के मिन्नत तरले की हद तक किए थे कि आप जो है इधर आ जाएं, आप इसमें तरीक इंसाफ में आ जाएं। उन दिनों में इन दोनों के दरमियान इख्तलाफात बहुत सारे बढ़ चुके थे चौधरी साहब में और नवाज शरीफ साहब में, और वो इस्तीफा भी दे चुके थे, बल्कि छोड़ के चले गए थे। मैं शाहिद खकान अब्बासी साहब की बनी थी जब हुकूमत, उन्होंने वजीर दाखिला दोबारा बनना पसंद नहीं किया। तो वाला दौर था ये। जी, उस वक्त अगर आपको याद हो तो मैं और आमिर साहब बड़े क्रिटिकल रहे हैं चौधरी साहब को। चौधरी साहब भी हमारे साथ रियायत नहीं करते, जब उनका हाथ चढ़ते वो भी हमारी फेंटी लगा लेते होते आते जाते, जो उनका होते हमारा भी जो भी होते हम बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी, जो राजपूताना इन्होंने स्टाइल का राजपूताना शान है, ये मानना पड़ता है। राजपूताना जो इन्होंने कहा है ना कि शान है उनकी, एक वो रखते हैं अपना एक ग्रैंडर आर जरूर रखते हैं। हमारी तमाम तर हम अपनी तनकीद अपनी जगह पे, ये बड़ा कम होता है कि शाहिद खकान अब्बासी को उन्होंने कहा ये मेरे जूनियर रहे हैं, इनके नीचे मैं इंटीरियर मिनिस्टर नहीं बनता। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए कि आप इंटीरियर मिनिस्टर की नौकरी छोड़ें, जॉब छोड़ें, और उसके बाद एहसन इकबाल साहब उनकी जगह पे लगे थे। उनको बकायदा शहबाज शरीफ ने भी कहा, उनको शाहिद खकान अब्बासी ने खुद कहा, कौमी असम्बली में भी कहा, घर गए उनके कि आप आए और मेरे इंटीरियर मिनिस्टर बने। उन्होंने कहा ना भाई
आप मेरे मतलब एक ठीक है दोस्त हैं, कुलीग हैं, लेकिन मैं नहीं बनता। उसमें सिर्फ ऐड कर दूं क्योंकि याद रहे कि 83 से लेके वो नवाज शरीफ, शेख रशीद, ये सब एक बैच में आए हुए हैं, तो वो अपने आप को मोर इक्वल अमंग इक्वल मैटर ऑफ सीनियरिटी, वो सीनियरिटी देखते हैं कि मैं नवाज शरीफ का चांस लग गया मगर मैं उससे कम नहीं हूँ। लिहाजा मैं अब नवाज शरीफ के नीचे अगर मैंने काम कर, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जो जूनियर मिनिस्टर्स हैं, जो मेरे कुलीग थे, मैं उनके नीचे भी काम करूं। मरियम से भी यही इवन मरियम से एग्जैक्टली। सो इस चीज की उन्हें दाद देनी चाहिए कि बाद चीजों पर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया चौधरी निसार अली खान ने, और उसका उन्हें नुकसान भी हुआ पॉलिटिकल। हम देख रहे हैं वो राजपूताना एक सेल्फ एस्टीम आप कह लें, व्हाटएवर यू मे कॉल, जो इन्होंने कहा कि उन्होंने एक अपना एक सेल्फ एस्टीम रखी हुई है, तो वो उनको दाद बनती है। यही उन्होंने वहां पे इमरान खान साहब के साथ किया। ठीक है, उनके पास इमरान खान साहब ने ये कहा, जो मेरे कोई इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंची, कि आप एक काम करें, आप तहरीक इंसाफ में आ जाएं और टिकटें बांटें, आप जो कहेंगे। मतलब एक उन्होंने यही बात जो उन्होंने जवेद हाशमी को भी यही कही थी, बाकी लोगों को उनका स्टाइल है इमरान खान साहब को बंदे को जब घेर के अंदर लाना हो तो उस वक्त वो यही गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा आप आए, पार्टी आप संभालें, आप ही चेयरमैन हैं, आप ही चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप ही टिकटें बांटें, सब कुछ करें, आपको क्या है, आपका तो उनके साथ पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म हो चुका है। इसमें चौधरी निसार अली खान साहब ने जवाब दिया था उनको, जिसकी वो मेरा साफ ज़ाहिर है उसकी अपनी एक उनकी डिग्निटी वाला मसला है। उन्होंने कहा जनाब कि मैं जो है इन मियाँ साहबान के साथ, वो आमिर वाली बात 85 के बाद ऑनवर्ड मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं तो कल को यहाँ पे इन लोगों ने बैठ के जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, स्टेज पे मैंने भी बैठना होगा, शेयर करना होगा, वहाँ से शरीफ खानदान को गालियाँ दी जा रही होंगी, वहाँ पे और इल्ज़ामात लग रहे हो, जो मैं हिस्सा था उन हुकूमतों का जिनके खिलाफ ये तकरीरें करेंगे। तो मुझे नहीं लगता, मेरी डिग्निटी ये अलाउ नहीं करती कि जिन हुकूमतों का मैं हिस्सा रहा हूँ, जिन लोगों के साथ मैं कैबिनेट में बैठ रहा हूँ, अच्छे बुरे दिन गुजारे हैं, उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने कंपनी कल को वहाँ पे आगे टेरेट उन्होंने लगाई हुई है, और मैं 1-2 सीटों के लिए या खुद को रेलिवेंट रखने के लिए मैं यहाँ पे इनके साथ शामिल हो जाऊँ। सो वो इमरान खान साहब का शामिल नहीं हुए थे। मेरी इतला एक और भी है कि जब ये इलेक्शन हो गए थे और इनकी MPA के बन गए थे, MNA नहीं बन सके, उस वक्त भी एक प्रपोजल आई थी कि इनको ज्वाइन कर लें, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लें ये, और उसके चीफ मिनिस्टर के तौर पर, पंजाब के तौर पर इनको आगे फ्लोट किया जाए। उस वक्त भी चौधरी निसार अली खान ने आके इनकार किया था कि कल को तहरीक इंसाफ से चाहेगी फॉर जेन्युइन रीजंस व्हाटएवर कि ये आप ज़रा शरीफ फैमिली को दबाएं। ये आज कलेक्शन जो हो रहे हैं हम देख रहे हैं कि रेमंड पे बिल्डोजर चला दो, ज़मीन वापस ले लो, केसेस कर दो, हमजा को पकड़ लो, शहबाज को पकड़ लो, सारे वही हो रहे हैं ना। तो वो ये समझते थे ये काम मैं नहीं कर सकूंगा, इवन PTI के एक्सपेक्टेशन पे मैं पूरा नहीं उतरूंगा, लिहाजा उन्होंने उस वक्त भी इनकार कर दिया था। तो ये चीज़ें उनके मतलब आपने ब्रेक से पहले एक जुमला सुना दूं कि एक बड़े राजपूत ने कहा, उन्होंने कहा जी ये चौधरी निसार जो हैं ये राणा सांगा के जानशीन हैं कि बड़े बड़े राजपूताने के महाराजा राजा छोटे मोटों ने अकबर बादशाह को बहू बेटियां भी दे दी थी रिश्ते में, मगर वो लड़ते लड़ते अकबर बादशाह से मर गया था। उन्होंने कहा ये वो राणा सांगा के अपने आप को जानशीन समझते भी हैं, तो ये छोटी हरकतें ही करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा पंजाब में क्या हो रहा है, किस तरह से चौधरी बरादरान के हक में चीज़ें जा रही हैं और इसके मुतवक्के उम्मीदवार और कौन हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। इसके अलावा बात करेंगे हुकूमत और जस्टिस काजी फाइज़ के दरमियान जंग, उसमें मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं और इंकशाफात को एक्सप्लोर करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और प्रोग्राम में एक बार फिर डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। क्लासा साहब, जस्टिस काजी फाइज़ के खिलाफ एक और सदारती रेफरेंस लाने की कोशिश की जा रही है, किस बेसिस पर फाइल किया जा सकता है ये रेफरेंस? बड़ी अहम कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया, मेरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर चौधरी फवाद साहब से भी बात भी हुई है, हमारे रिपोर्टर ये सभी हसनैन हैं, उनके अली ज़फ़र साहब से बात हुई है, कुछ और 1-2 लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड आने को तैयार नहीं थे, वैसे उनसे गुफ्तगू डिस्कशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज पहले अगर आप वो लेटर देखें जो आज उन्होंने मिसेस काजी फैज़ साहिबा ने आज उन्होंने जारी किया है, अगर आप उसकी वर्डिंग पढ़ें जो उन्होंने ये प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब पे उन्होंने बातें लिखी हैं या की हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि दोनों कैंप्स के दरमियान, हुकूमत और काजी फैज़ साहब के दरमियान मामला सेटल होने की बजाय वो बढ़ते जा रहे हैं, वो बात आगे बढ़ती जा रही है।
हुकूमत भी सोच रही है कि जी हमने क्या जवाबी अटैक करना है, कि इधर से काजी फैज़ ईसा साहब या उनके जैसे फैमिली का मैंने कहा वो भी वो खामोश नहीं बैठ रहे कि वो समझते हैं कि हमारे खिलाफ इतने सारे एक चलो एक आम लोग एक बात करते हैं तो और होती है जब सदर पाकिस्तान के लेवल पर उनके ख्याल में जो उन्होंने लेटर जारी किया है, अगर वहाँ से इस तरह की कंपेन शुरू की जाए तो उससे लगता है कि ये बात मज़ीद आगे जाएगी, रुकेगी नहीं। और इन्हें भी इस बात का एहसास है मिसेस काजी साहिबा को कि बात अभी आगे बढ़ेगी, ये कुछ ना कुछ, और हुकूमत जो है ना वो चुप करके बैठने वाली नहीं है। ये नहीं होगा कि चले हमने एक एफर्ट की, कोशिश की डिसलॉज करने की, तो डिसलॉज नहीं हुए तो हम कोई बस ठीक है जी छोड़े पड़े जैसे है जहाँ है कि बुनियाद पर चलने दें, ऐसा नहीं है। वो आपको इस लेटर से क्लियर लग रहा है कि सदर पाकिस्तान ने भी उन्होंने इंटरव्यू दिया 19 मई को, उस फैसले के बाद दिया है, जो मेरा ख्याल है अगेन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बातें तो उन्होंने ठीक की हैं उन्होंने सरीना काजी साहबा ने, कि जब एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है उसके बाद भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर उस पर कॉमेंट कर रहा है, मतलब एक आम आदमी का करना कॉमेंट और चीज़ है, मीडिया करे एक फेयर कॉमेंट करे और चीज़ है, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करेगा या प्राइम मिनिस्टर करेगा या कोई और मिनिस्टर करेंगे उसका मतलब ज़रा डिफरेंट समझा जाता है। बहरहाल उसमें से अब निकलना क्या है, निकल ये रहा है, जो मेरी इतलात हैं हुकूमत तक है डिनाई करती है, मैं उनकी पहले यहाँ डिनाइल से शुरू करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं खबर आपके साथ शेयर कर लूँ। वो ये है कि ऑप्शन है इनके पास दो, एक तो ये है ये वेट कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है कि इसका डिटेल जजमेंट जो है ना, जो भी फैसला इनके हक़ में आया है काजी फैज़ ईसा साहब के हक़ में, उसकी डिटेल जजमेंट आ जाए, उसको पढ़ा जाए, पढ़ के देखा जाए कि रिव्यू करना है या नहीं करना, और रिव्यू हम किस बुनियाद पर कर सकते हैं कि दो जजेस की जो पहले ऑलरेडी उन्होंने जजमेंट दी हुई थी, इनके खिलाफ दी हुई थी काजी साहब का, वो कैसे इनके हक़ में चले गए, उन पे कोई हम कोई पॉइंट्स बनाएं, कोई उन पे हम कोई जाके मुकदमे को बिल्ड करने की कोशिश करें जी ये क्या हुआ है, कि कभी आज तक नहीं होता कि आप उसमें रिव्यू पिटीशन में जाएं और फिर उसमें दो जजेस जो हैं या तीन जजेस जो हैं अपने मौक़िफ़ को चेंज करें, अनलेस कोई बहुत बड़ा आपके सामने एविडेंस ना हो। तो हुकूमत ये फील कर दे कोई ऐसा बड़ा कोई एविडेंस सामने नहीं आया जिसकी वजह से ओपिनियन चेंज हो सकती, लेकिन वो जजेस साहबान है, उनका प्रेरोगेटिव है, उन्होंने सुना, उनको लगा तो उन्होंने चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट लेवल क्या है, एक तो ये सोच के बैठे हैं कि वो आएगी, नेक्स्ट लेवल ये है कि कुछ सर्कल्स ने हुकूमत को ये इन्फॉर्म किया है कि एक और रेफरेंस भी फाइल किया जा सकता है, और ये 2023 तक जब तक उन्होंने बनना है चीफ जस्टिस, इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी वन बाई वन। हुकूमत का या कुछ और हल्के हैं या यहाँ इदारे हैं, उनका कोई प्रोग्राम नहीं है कि चीज़ों को ठंडा किया जाए। अच्छा। वो ये समझते हैं केस यहाँ पे रेकोडेक का केस शुरू हुआ था बलोचिस्तान से, वहाँ से 2006-07 में एक पिटीशन फाइल की गई थी, वहाँ पे उसमें 2-4 MPs थे वहाँ पे, उन्होंने कहा था कि रेकोडेक में एक बहुत बड़ी करप्शन हुई है, बड़ा बड़ा सारा कोई खाया पिया गया, एक अखबारी रिपोर्ट को उन्होंने बुनियाद बनाया गया था। तो वो जो उस वक्त एक उसमें वकील थे, वन ऑफ द रिस्पोंडेंट थे जो उसमें वो उनके जो वकील थे वो काजी फैज़ ईसा साहब थे। 2007 की जब जजमेंट थी उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने लिखी थी, वो ये समझते हैं कि उसी जजमेंट को उठा के और काजी फैज़ ईसा साहब के उसमें रोल को, हालांकि वो एक उस वकील के तौर पर पेश हुए, वो सारी बाहर की कंपनियां थी, TCC भी थी और बाकी इस तरह की सारी कंपनियां थी, उनमें से एक के रिस्पोंडेंट जो के वकील जो है काजी फैज़ ईसा साहब थे। तो ये उसका मेरे पास वो भी है जजमेंट का, अगर आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें ये पेज है पूरा और इसका उनका नाम भी इसमें लिखा हुआ है, तो उसमें काजी फैज़ ईसा साहब का। तो वो ये चाह रहे हैं कि इस पर काम शुरू है, मुख्तलिफ इदारों को कोऑर्डिनेटेड किस्म की एफर्ट है कि हमें इस तरह की चीज़ जो है ना तैयार रखनी चाहिए, कोई हमें एक हमें फ़ाइल करने के लिए, तो किसी वक्त भी हम ये फ़ाइल कर सकते हैं, और उसमें मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने लगाए, क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम को ये फ़ील होता है कि इसी वजह से, ये रेकोडेक की वजह से हमें $7 बिलियन तकरीबन मेरा 6 से 7 अरब डॉलर की एक पेनल्टी पड़ी थी। सो पूरी कौम ये समझती है कि उसमें जो लोग भी उसमें थे शामिल थे, कोई उसमें जुडिशरी में थे, कोई वकील थे, वटएवर, लेकिन इनके रिलेटेड कुछ उन पे हैं, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जुडिशरी एंड फॉर काजी फैज़ ईसा साहब एज वेल, सो मैं वो डिटेल में नहीं बताना चाह रहा कि वो कौन से इल्ज़ामात इन पे लगा के उस पर काम किया जा रहा है, कि इसमें इनको लिंक किया जाए इसके साथ, कौम को बताया जाए ये देखें जी कि इनकी फ़लाँ वजह से ये फ़लाँ ये जितना भी हमें कोई नुकसान हुए थे या चीज़ें हुई थी। हालांकि वकील का काम तो डिफेंड करना होता है क्लाइंट के तौर पर, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो हुकूमत या इनके लोग फील करते हैं कि नहीं,
कुछ कोई इरेगुलरिटीज़ हुई थी तो जिनको वो इनके साथ लिंक कर सकते हैं। सो दैट्स माई इन्फॉर्मेशन। अब मैं जल्दी से बता दूं कि अली ज़फ़र साहब ने कहा है जनाब कि हमारे उन्होंने रिपोर्टर सबीउल हसनैन को उन्होंने कॉल की पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, तो उन्होंने कहा यार मैं इस तरह की चीज़ें मैं नहीं डील कर रहा, अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो लॉ मिनिस्ट्री से रब्ता किया जाए, उन्हें पता होगा, लॉ मिनिस्ट्री जो हैंडल करती है। अच्छा, अटार्नी जनरल ऑफिस जो है वो उस पर सीधे कहते हैं जी कि वी आर नॉट इन टू इट, और हम आपको याद होगा खालिद साहब जो हैं अटार्नी जनरल पाकिस्तान, वो बड़ी इस पर लाइन क्लियर कर चुके हैं कि आपके जुडिशरी के खिलाफ कोई रेफरेंस आएगा, कोई इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आई वॉन्ट बिकम पार्ट टू इट। लिहाजा वहाँ से भी कुछ उनके वो जो हैं ये समझा जा रहा है वो उसमें रिजर्वेशन है और वो कन्वे कर दी ऑलरेडी कर चुके हैं। पिछले रेफरेंस में भी करवा लिया उन्होंने ना आर्गूमेंट्स दिए थे, ना फेडरल हुकूमत को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। अब की दफ़ा भी यही है कि खुद को वहाँ से अटॉर्नी जनरल ऑफिस जो है ना वो इन मामला से खुद को दूर रखे हुए। इसके बाद फ़रोग नसीम साहब को फ़ोन किया सभी ने, हमारे जो लॉ मिनिस्टर को, तो आपको पता है माशाल्लाह जब तक वजीर नहीं बने थे उस वक्त तक ये बड़े हम्बल भी थे, बड़े पोलाइट भी थे, डिसेंट भी थे। अब उनकी गर्दन में माशाल्लाह कोई 6 फुट का एक दसरिया उनको डल गया है। उनको मैंने भी कोशिशें मैंने की हुई है माजी में, वो किसी कॉल का जवाब नहीं देते, वो किसी फ़ोन का जवाब नहीं देते, और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बड़े धड़ल्ले से फरमाते हैं कि हमसे कोई पूछता नहीं है, फिर बड़े भोले मासूम बन जाते हैं, हमसे कोई पूछता नहीं है, हमसे कोई बात नहीं करता, मर्जी से चला देते हैं। भाई साहब आपको जब आपका ये काम है, आप हुकूमत के उन नुमाइंदे हैं, वजीर हैं, अगर आपको एक रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट आपको कॉल करता है, अगर आपको मैसेज करता है, इट्स योर ड्यूटी कि आप अगर खुद भी रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहते किसी अपने बंदे का बताएं जी फलां से बात करें, आपका कोई पीआरओ है, अगर आपकी शान में गुस्ताखी है। सो इमरान खान साहब को ज़रा आज उन्होंने सही लिखा है, वैसे उन्होंने यहाँ सरीना काजी साहबा ने कि एमक्यूएम के जो लॉ मिनिस्टर बेसिकली एमक्यूएम वाली सोच उनमें जहन में चल रही है कि रिपोर्टर को कैसे जुर्रत हो सकती है। दूसरा उन्होंने आपको पता है बड़े बड़े लोगों का वकीलों के उनके वकील लगे हुए हैं, सो किसी के सुनते नहीं हैं। उन्होंने टोटल इसको इग्नोर के कल को आ जाएंगे टीवी पे बैठ के, मुझसे किसी ने पूछा नहीं, आज पूछ रहे हैं। लास्टली फवाद चौधरी साहब से मेरी बात हुई, आप कह रहे हैं डिनाई किया, उन्होंने कहा जनाब कि मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं है और इस तरह की कोई चीज़ जो है ना हमारे एंड पे नहीं हो रही। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इस मुल्क में सिर्फ 2 लोगों का एहसाब हो सकता है, बाकियों का नहीं हो सकता। अच्छा। एक पॉलिटिशियन का हो सकता है, एक ब्यूरोक्रेसी का हो सकता है, बाकी उन्होंने 3-4 नाम गिनवाए, मैं तो यहाँ पे नहीं गिनवाता। तो उन्होंने कहा जनाब और किसी का एहसाब नहीं हो सकता और ना कोई किसी से उम्मीद रखी जानी चाहिए कि आप किसी को पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते। बाकी आमिर साहब से ज़रा इस पे अच्छा टॉपिक है, डिनाइल भी है, और दूसरी बात ये खसास जो एलिगेशंस हैं सरीना विलियम्स की, सरीना काजी की जानिब से, और जो कि प्रेसिडेंट को बाकायदा लेटर लिख के उसमें बताए गए हैं, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? हसास टॉपिक है और काज साहब ने इसी वजह से बहुत, मैं देख रहा था केयरफुली 90 तलुस से कहे हैं, मगर ये आग का खेल है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, इससे ये लग रहा है। ये लेटर से भी इसके अंदर उन्होंने छोटे इल्ज़ाम नहीं हैं, इसके अंदर उन्होंने कहा जी ये अपनी प्रॉक्सियों के ज़रिए प्रेसिडेंट और हुकूमत पे इल्ज़ाम लगाया है कि जी वो जस्टिस फ़ायज़ इज़्ज़त साहब को मरवाने की धमकियाँ दी गई हैं और बहुत सख्त अल्फाज के अंदर है। फिर अनवर मकसूद साहब ने भी याद रहा कि लड़ाई इसलिए भी नहीं ख़त्म है, उनका भी इंटरव्यू चल रहा है जिसमें वो भी कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे कि इन्होंने सवालात इनके टैक्सेस के मामला थे जिसके जवाब नहीं दिए और इनको देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि जजमेंट के बाद जो है ना ये जो तशरीह आप लोग कर रहे हैं कि इनको पूछा नहीं जा सकता, इनको पूछा जा सकता है। तो लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, बस सिर्फ ये है कि इस मसले पे क्योंकि ये ना सिर्फ के हमारी बार काउंसिलों में, हमारे मीडिया में, हमारी सियासत में एक डिवीज़न आ गई हुई है, 2 तबके हैं और दोनों बड़े तगड़े हैं। और मगर सबसे ज़्यादा ये है कि जुडिशरी में भी 2 क्लियरली नज़र आया था ग्रुप बने हुए हैं और ये आगे बहुत ज़्यादा इसके ख़तरनाक हैं कि अगर जिस तरीके से पहले कच्चा हाथ डाला था, क्योंकि बेसिक डर ये है, ये हम खुल के बात कर रहे होते हैं कि ये कहा जा रहा है कि डर उनको लगता है जो फैज़ल साहब जो हैं जज साहब हैं, हम तो उनकी शान में नहीं क्योंकि मगर रिपब्लिक अब हो चुकी है, तो इसलिए हम भी कह सकते हैं कि डरते हैं कि लोग के वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो पता नहीं क्या मुल्क में क़यामत आ जाएगी। उसकी वजह से ये इस तरह के इक़दाम, ये मैं नहीं है, बार कौंसिल भी इल्ज़ाम लगा रही हैं, उनका भी फैमिली की तरफ से मोरलेस यही बयानात आए हैं। मगर पहले भी कच्चे हाथ डाले गए, उसके बाद वो एक बहरहाल उनके हक़ में फैसला आ गया और ये समझा जा रहा था, अगर किसी को कोई समझ रहा था कि ये मामला ख़त्म हुआ है तो ये ख़त्म नहीं है, ये जारी है।
मगर इसका ये है कि अगर ये गलत तरीके से किया गया, हम ये नहीं एक साइड की या उसकी नहीं ले रहे, मगर ये ज़रूर है कि अगर भोंडे तरीके से चीज़ें की जाएंगी तो उसके बड़े भोंडे रिजल्ट रहेंगे, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस कौम मुल्क सल्तनत हर एक के लिए हैं, पूरे हर अदारे के लिए हैं। अदारे बहरहाल मुल्क के लिए उनसे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, उनके अंदर डिवीजनें कराना या होना या उसके बड़े नुकसान हैं। सारी ये सारा जो स्ट्रक्चर है रियासत का वो हिल जाता है, उसकी बुनियादें हिल जाती हैं। तो इसलिए हम बड़े ही एहतियात से हम सुनते हैं ये वाली बातें। खास साहब ने बड़ी ही एहतियात से बात की है, मैं ही बड़ी एहतियात से कर रहा हूँ कि हमें सुनाई देता ही है कि ये इस तरह की बात गिश्तें चल रही हैं कि तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए। और ये जो तरीके जा रहे हैं उसमें उसके अंदर जो अक्लमंद वकील चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, या उसी तरह ही अक्लमंद पॉलिटिशियन भी ना वो भी डर रहे हैं कि यार अल्लाह खैर करे, डर रहे हैं कि इस पे बात किस तरह की जाए। जो ख़त लिखा गया है सरीना काजी की जानिब से, उस खत में जो इल्ज़ामात हैं, और इसके अलावा ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे रिंग रोड प्रोजेक्ट के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट का क्या बनेगा। ये एक अहम सवाल है जो उठकर सामने आ रहा है, इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में एक बार फिर खुश आमदीद। आमिर मतीन साहब, ये हुकूमत की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है रिंग रोड स्कैंडल से मुतालिक, ये मुतनाज़े है, मुतासिबाना है, ऐसा कहना है नोवा सिटी सोसाइटी का, और उनकी जानिब से इश्तहारात दिए जा रहे हैं। सच कौन कह रहा है? हमने यहाँ शिकायत की थी पैमरा की बारे में कि वो इश्तहार इस तरह के लग रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे पैमरा की तरफ से कन्वे किया गया। तो इतनी लंबी लिस्ट भेजी थी कि हमने इन तमाम को नोटिस दिए हुए हैं कि इस तरह के फैक्चुअली रॉन्ग जो वो हैं आप इश्तहार नहीं चला सकते। उनके जी हमने, मगर प्रिंट पे कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है। प्रिंट पे उनको पैसे दो अखबारों को और जो मर्जी इश्तहार से पालो। एक सिर्फ ये नहीं है, एक स्मार्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उसकी भी हम स्टोरी कर चुके हुए हैं कि उनको 7,000 की प्रोविजनल इजाज़त थी और उन पर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 60,000 कनाल की वो कर दी हुई है और मुश्तरका खाते हैं और हाई राइज़ की इजाज़त नहीं थी। हाई राइज़ की इजाज़तें इतनी लंबी चौड़ी दी हुई हैं। फिर ये नोवा सिटी के इश्तहार सारे अखबारों में आए हुए हैं और ये फैक्चुअली गलत हैं। मेरे को अखबार नहीं चेक करता कि इसमें क्या फैक्ट्स हैं, पैसा मिल रहा है जिधर मर्जी न्यूज़ की फॉर्म में भी कई दफ़ा छाप देते हैं। सबसे बड़ी इसकी अंदर गलती जो ये खुद इन्होंने, ये मारे जाएंगे, इन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि जब तक आपका लेआउट प्लान नहीं बन जाता तो आप ना इश्तिहार दे सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़े चालाकी से कहा कि जनाब हमने ना रजिस्ट्रेशन की है 35 कनाल अराजी की, जबकि हमारे पास 9,000 कनाल मौजूद है। ये रजिस्ट्रेशन क्या होती है? फाइलें बिकती हैं, जो कि गैर कानूनी काम है कि आप फाइलें आपके ने बेचना, ये रजिस्ट्रेशन नहीं है। पूरे पैसे लेके लोगों के अरबों रुपया गया हुआ है। और इनके मतलब मेरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये था कि इनके पास कोई 1000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन नहीं है और इन्होंने 20,000 और कुछ रिपोर्टें कह रही हैं 30,000 कनाल भी बेच दी हुई है। तो इन्होंने लेआउट प्लान जब नहीं है तो कैसे ये फाइलें बेच दी? रजिस्ट्रेशन जिससे कह रहे हैं ये खुद उसके अंदर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी फनल एरिया कंस्ट्रक्शन जोन जो है ना, तो उसमें हमारा कंस्ट्रक्शन जोन में नहीं है, कंस्ट्रक्शन जोन नहीं है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन जोन के बाद जो एरिया आता है एयरपोर्ट की, जो आपकी नो फ्लाइंग जोन जो होता है, फिर ग्रेजुअली उसके अंदर हर 1 मील के पास शायद 1 फुट की इजाज़त, इस तरह का कुछ क्राइटेरियन है। इन्होंने जो इश्तिहार दिए हुए थे वो हाई राइज दिखाई हुई हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। दूसरा वो खुद मान रहे हैं कि जी हम सिर्फ 1 साल पहले जून 2020 के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन हुई है। आप देखें 1 साल के अंदर जो है, 1 साल भी नहीं पूरा भी हुआ, कोई 10 महीने भी नहीं हुए, 10 महीने के अंदर ये सारी इनको NOC भी मिल गए, इनको सारी चीज़ें मिल गई और ये एलिजिडली 20,000 कनाल भी बेच गए हैं। तो ये इनके काफ़ी सारे मामले हैं। मगर हो क्या रहा है, जो आपका सवाल है, सिर्फ ये नहीं है यहाँ 20-30 है हमारी एक किसी एक कंपनी या दूसरी कंपनी है तो खुद अपने इश्तिहार दे रहे हैं, तो हमने जवाब दे दिया। यहाँ 20-30 कंपनियां हैं जिसके मतलब ये इल्ज़ाम है। पर हो क्या रहा है कि यहाँ पे सियासत की नज़र हो रहा है, जिस पे मुझे शक है कि हम फॉलो तो करते रहेंगे कि इसकी सही तफ्तीश नहीं हो पाएगी।
कि एक तरफ जो है ना, ये अभी आज की खबर है कि एंटी करप्शन को दे दी है। एंटी करप्शन जो है वो एक पंजाब गवर्नमेंट का अपना एक इदारा है, और जब किसी को खुडल फाइल बंद करनी होती है ना तो उसको दिया जाता है। नैब पे भी सवाल आता है, मगर नैब बहरहाल कहने को एक ऑटोनमस इदारा है। नैब से इनकी जान भी जा रही है कि नैब के पास ये वाला केस ना जाए, ये सरकार के पास ही रहे। और सरकार के अंदर ये है कि क्लियरली दो ग्रुप बन गए हुए हैं, और दोनों ही अपने अपने मफादात के लिए लड़ाई चल रही है। एक तरफ एलिजिडली शहजाद अकबर साहब हैं, आज़म खान साहब हैं, और उनके साथ चौधरी रियाज मलिक साहब हैं। क्योंकि ये शुरू की बात की तो ये रिंग रोड का पड़ गई लड़ाई। जो पहली जो प्रपोजल थी वो 33 किलोमीटर की थी, और वो मलिक रियाज साहब की सिर्फ उससे जाती थी, और इधर बिल्कुल आके जो मोटरवे है ठलियाँ पे उसके साथ मिल जाती थी। और आगे इसने जो ऑलरेडी सड़क बनी हुई है कश्मीर हाईवे से जो मिलती है उसके साथ मर्ज हो जाना था, तो उनको सूट करता था। अब ये बाकी भी 20-30 को जा रही है, तो उनको इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये लोग अपने इंटरेस्ट में यूज़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ग्रुप जो है जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, ये पाकिस्तान में रूलिंग लीड का, बिल्डर माफिया का, जिसके ताने बाने पीपल्स पार्टी भी है। क्योंकि याद रहे आसिफ जरदारी साहब ने संजियानी के अंदर ज़मीन ली थी फैसल साकी भट्ट के ज़रिए, बड़ा अपने ज़माने में स्कैंडल था। इसमें नून लीग के आप देखें चौधरी तनवीर साहब भी हैं, तकीर शाह साहब हैं, और इस तरह के लोग हैं। इस तरह ही पीटीआई के नाम आ गए, चौधरी साहब के बेटे शुजात हुसैन के बिल्कुल उनके नाम आ रहा है। फिर जो है इनके तो ज़ाहिर है जुल्फी बुखारी और चौधरी सरवर वगैरह के भी, इनके भी ऊपर सवालात आए हैं। गुलाम सरवर साहब उन पर भी सवालात आए। तो सारी पार्टीज़ के हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जो आपस में दो वफादाती टोला जो कर रहा है उसकी वजह से ये, जिस तरह बाकी चीनी की इंक्वायरी का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो जो ऑयल वाली का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसके मतलब कल स्टोरी बताएंगे। और ये भी सियासत की नज़र हो जाएगा, क्योंकि ये अरबों खरबों की लोग हैं, और इन इश्तिहारों के ज़रिए बेसिकली भी लोगों को ये कह रहे हैं कि जनाब आप जो हमारे पे इन्वेस्ट किए जा रहे थे, और दोनों सारे कह रहे हैं कि रिंग रोड की इसका हमारे पे असर नहीं पड़ता। भाई पड़ेगा, अगर ये तफ्तीश हो गई तो ये लोग अंदर भी जाएंगे, जेल में भी जाएंगे, केसेस भी होंगे। तो ये इश्तिहार के ज़रिए लोगों को कह रहे हैं कि जो पैसे इन्वेस्ट करने बेवकूफ़ों ने लोगों ने लगाए थे वो लगाते रहें, और ये फाइलें बिकती रहें। तो ये बुनियादी मकसद है। अच्छा क्लास साहब, ये नज़र हो जाएगा सियासत की, ये जो इसकी रिपोर्ट है या जो इसकी तफ्तीश है, या इससे कुछ निकलेगा? और ख़ास तौर पे इसमें इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट है आम लोगों को, हम जो इसको बार बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि लोगों का पैसा लगा हुआ है, अवाम का पैसा लगा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? अवाम के पैसों से आज उन्होंने इतने बड़े बड़े इश्तिहारात दिए हैं ना, लाखों के अवाम का पैसा है। बाकी नोवा सिटी के मालिक ने जेब से तो किसी को चाय ना पिलाता हो शायद, मसरूफ जो है। दूसरी बात ये आपने कहा पोलिटिसाइज जैसे होगा, एंटी करप्शन का इससे क्या तल्लुक है? इसमें क्वेश्चन उठे हुए रिपोर्ट अगर पढ़े उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। अगर फेयर इंक्वायरी करनी है, उस्मान बुज़दार से इंक्वायरी करनी पड़ेगी, उनका जिक्र है इसमें। इनको सलमान शाह से इंक्वायरी करनी पड़ेगी। सुनते हैं जरा किन के लोगों को बुलाना पड़ेगा अगर जुर्रत है। उसके बाद आपको जुल्फी बुखारी को बुलाना पड़ेगा। शहजाद अकबर पे बात है कि आजम खान साहब पे हवाले से सवालात उठ रहे हैं। फिर आप उसको ब्यूरोक्रेसी को तो बुला लेंगे। बेसिकली ये जो दी गई है ना एंटी करप्शन को, अपने लाडलों को बचाना है आपने। एंटी करप्शन के एक डीजी की क्या औकात है, क्या जुर्रत है? चीफ मिनिस्टर से पूछे, सलमान शाह से पूछे, जुल्फी बुखारी को पूछे, वो शहजाद अकबर को क्वेश्चन बना के भेजे, वो आजम खान साहब से पूछ ले कि भाई साहब आप बताएं इनका जोर किस पे होगा ज्यादा से ज्यादा। वो लोग जो उस वक्त आके इनके मुताबिक इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे है? ये उसी पे निकल रहा है। वो है जो आपका यहाँ कैप्टन महमूद था, जो कमिश्नर था, आपका उन अफसरान पे है जिन्होंने रिपोर्ट पे साइन नहीं किया, डिप्टी कमिश्नर ने, एडिशनल ने या आरडीए वाले ने। सो ये रिपोर्ट जो है ना, सिंपली आपने ब्यूरोक्रेट को तो आप वो कर लेंगे, टाइट कर लेंगे, लेकिन जो पॉलिटिकल एलीट है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वजीर आला है, उनके एडवाइजर हैं, जीआईटी बने, जीआईटी जब तक जीआईटी नहीं बनेगी, इसका फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होगा, तब तक कंक्लूजन नहीं निकल सकेगा। कंक्लूजन निकालना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने के लिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।